और अब आपको दिखाते हैं किस तरीके से एनडीए ने जबरदस्त बढ़त बनाई हुई है। 190 सीटों पर 243 सीटों में से एनडीए आगे चल रहा है और केवल 50 सीटों पर महागठबंधन जो है वो आगे चल रहा है। रफीगंज से जेडीयू आगे है, बेनीपट्टी से बीजेपी आगे है, हरलाखी से भी जेडीयू आगे चल रही है, पिपरा सुपौल से जेडीयू, अमौर से जेडीयू, रूपौली से जेडीयू, रघुनाथपुर से शहाबुद्दीन का बेटा उसामा जो है वो पीछे है, बक्सर से बीजेपी के आनंद मिश्रा आगे चल रहे हैं, रघुनाथपुर से जेडीयू के विकास कुमार आगे हैं। बिहार चुनाव का जो फैसला है वो करीब करीब अब लॉक होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा इसमें अब बदलाव की गुंजाइश नजर नहीं आ रही है, क्योंकि पिछले एक घंटे में एक बार भी महागठबंधन आगे नहीं हो पाया है। हालांकि ये रुझान है, नतीजे अभी बाकी हैं, वोटों की गिनती जारी है, कई और राउंड की गिनती होनी अभी बाकी है, लेकिन जितनी बढ़त एनडीए ने इस वक्त बना ली है महागठबंधन के लिए, उस बढ़त को पार करना अब बहुत मुश्किल लग रहा है। सभी 243 सीटों के रुझान अब हमारे सामने हैं, जिनमें से 190 सीटों पर एनडीए आगे है। जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है, नंबर 2 पर बीजेपी और नंबर 3 पर अब पहुंच गई है आरजेडी। सिर्फ 29 सीटों पर लड़ने वाले चिराग पासवान 22 सीटों पर आगे हैं, यानी कि चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट जबरदस्त है, आप ये कह सकते हैं। शानदार बढ़त चिराग पासवान ने भी अपनी बनाई हुई है। आरएलएम और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सिर्फ एक सीट पर आगे हैं। महागठबंधन की हम बात करें तो आरजेडी सिर्फ 38, कांग्रेस तो दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पा रही है, सिर्फ 7 सीटों पर आगे, लेफ्ट 5 पर आगे। वीआईपी का क्या खाता भी खुल पाएगा, बड़ा सवाल यह है। वीआईपी के मुकेश सहनी को तो डिप्टी सीएम का उम्मीदवार बता दिया था महागठबंधन ने, लेकिन स्थिति देखिए जरा महागठबंधन की। क्या अपनी अब तक की सबसे बड़ी जीत की तरफ एनडीए आगे बढ़ रहा है? क्योंकि अगर ये रुझान नतीजों में बदलते हैं तो ये एनडीए की अब तक की सबसे बड़ी जीत होगी। 243 में से 190 सीटों पर एनडीए आगे। जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बन रही है रुझानों के मुताबिक, 83 सीटों पर आगे। बीजेपी 80 सीटों पर आगे और एनडीए का आंकड़ा है 190 का। सीवान से बीजेपी के मंगल पांडे अब पीछे हो गए हैं। महुआ से तेज प्रताप पीछे चल रहे हैं। एक नई पार्टी उन्होंने बनाई थी, लेकिन कोई खास असर नजर नहीं आया। महुआ से एलजेपी के संजय सिंह हैं, छातापुर से नीरज बबलू आगे चल रहे हैं। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो अन्य जो हैं ये कोई असर नहीं छोड़ रहे हैं। और जो रुझान आ रहे हैं उस पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं, जरा आपको सुनवाते हैं। शुरुआती रुझान है, थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। शुरुआती रुझानों में जरूर लग रहा है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता भारी पड़ रहे हैं बिहार की जनता पर, लेकिन आने वाले कुछ घंटों में स्पष्ट होगा कि बिहार के लोग भारी पड़ेंगे ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर या ज्ञानेश कुमार गुप्ता ही भारी पड़ेंगे। देखते हैं, इंतजार कर रहे हैं। तो अभी शुरुआती रुझान है, थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। शुरुआती रुझानों में ज़रूर लग रहा है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता भारी पड़ रहे हैं बिहार की जनता पर, लेकिन आने वाले कुछ घंटों में स्पष्ट होगा कि बिहार के लोग भारी पड़ेंगे ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर या ज्ञानेश कुमार गुप्ता ही भारी पड़ेंगे। देखते हैं, इंतजार कर रहे हैं। तो अभी शुरुआती रुझान है, थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। शुरुआती रुझानों में ज़रूर लग रहा है कि ज्ञानेश प्रचंड बहुमत 190 का भी आंकड़ा पार हो गया, 191 पर एनडीए। और सबसे हैरान करने वाली बात, जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। कोई मान रहा था बीजेपी बनेगी, कोई मान रहा था आरजेडी बनेगी, लेकिन जेडीयू ने कमाल कर दिया, 83 सीटों पर आगे, बीजेपी को भी पीछे छोड़ रही है। क्या स्ट्राइक रेट है ये? पहली बार ऐसा हुआ है। चाहे हरियाणा की चुनाव की बात करें, चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात करें, उसके बाद अगर हम चुनाव की बात कर रहे हैं बिहार चुनाव की, तो एग्जैक्ट पोल जो एग्जिट पोल थे वो एग्जैक्ट पोल की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। और जेडीयू अगर 75 प्लस है या 80 प्लस भारतीय जनता पार्टी जा रही है, तो निश्चित तौर पे जो आंकड़े आ रहे हैं ये हैरान करने वाले हैं। और जिस तरह से लोग पलायन की बात कर रहे थे, रोजगार के मुद्दों की बात कर रहे थे, कल कारखानों की बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जादू जो है बरकरार रहा है। और 10,000 रुपए की जो धनराशि है, जो जीविका दीदी की योजना लाई गई है, 75 लाख लोगों को ये जो है 10,000 रुपए का जो मुहैया कराया गया जीविका दीदी के नाम पे, तो वो जो धनराशि है कहीं ना कहीं आपको दिख रही है। और महिलाएं जिस तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी बिहार चुनाव में, जो आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा परसेंटेज था, वोट परसेंटेज, चाहे 65% की बात करें पहली उसकी, और फिर दोबारा जो वोटिंग हुआ उसमें 67% की अगर बात करें हम, तो निश्चित तौर पे एक हम बहुमत की बात करें, बहुमत से काफ़ी दूर आगे निकल चुकी है एनडीए। और एलजीपी रामविलास पासवान की हम बात करें, चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट जो 5 में 5
लोकसभा की बात करें और चाहे हम विधानसभा सीट में अभी बात 30 की 29 की बात कर रहे थे, 29 में से 22 पे आगे चल रही है। ये एक चौंकाने वाली चीज है। ठीक है, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अमित पांडे जुड़ेंगे, आरजेडी से अक्षर रंजन हमारे साथ हैं और शरद नायक साहब जो है राजनीतिक विश्लेषक वो भी हमारे साथ है। शरद जी, कैसे देख रहे हैं नतीजों को? इतने प्रचंड बहुमत की कल्पना भी की थी क्या किसी ने? कोई एग्जिट पोल भी 190 नहीं पार करवा रहा था। नमस्ते जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इधर उड़ा मेरा विचार व्यक्त करने के लिए मौका दिया। देखिए, ये इलेक्शन तो बीजेपी या एनडीए जीतना ही था, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं, बीजेपी की वजह से जेडीयू नहीं जीता, जेडीयू की वजह से बीजेपी जीत रही आज की तारीख में। क्योंकि एक तो महिलाओं को 10,000 रुपए जो डाला था आइन वक्त में डाला गया, और उसके बिना और पहले भी उन्होंने अच्छा कार्य किया है महिलाओं के लिए, जो मतलब दारूबंदी जो किया था। इनका मेजोरिटी जो लेडीज है वो उनकी तरफ ही जा रहे थे, इसीलिए वोटिंग तो उनको मिलना ही था। चाहे आरजेडी का जो तेजस्वी ने आखिरी में उन्होंने एक गिमिक खेला था कि भाई हम 30,000 रुपए दे देंगे, ये दे देंगे और देने में बहुत फर्क है। तो दे चुके थे इलेक्शन से ठीक पहले, वो पैसे दे चुके थे लेडीज के इसमें अकाउंट्स में। तो 1,25,00,000 और जितना भी लोगों को हो उसका फायदा हुआ था, उसका वोट टर्नआउट हुआ है। तो इसीलिए कहते हैं कि लेडीज का वोटिंग, महिलाओं का वोटिंग ज्यादा हुआ, 8% 9% तक बढ़ गया। यही वोट है, तो खास करके डायरेक्टली नीतीश जी को मिला हुआ है। और बाकी रहा आरजेडी का गठबंधन। आरजेडी के गठबंधन में तेजस्वी ने बहुत अच्छे से दृढ़ता से उसने इलेक्शन लड़ा है, आखिरी वक्त तक उसने फाइट किया है। लेकिन गठबंधन में जो कांग्रेस है उसका शायद इधर कांग्रेस का वक्तार होगा कि मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं भी बोलता हूं कि उन लोगों ने सही ढंग से गठबंधन का कर्तव्य को निभाया नहीं है, क्योंकि टेक्निकली उनको सपोर्ट नहीं किया। राहुल गांधी आए थोड़ा दिन, फिर बाद में और विदेश की तरफ चले गए, बहुत दिन के बाद आए, उसके बदले में कोई आया नहीं है। फिर पार्टी का वर्कर्स बराबर सहमति नहीं थी। फिर उसके बाद सीट का लड़ाई जो है, वो सीट का लड़ाई बाद में स्टार्ट हुआ। भाई 61 लड़ झगड़ के 61 सीट लिया, लेकिन ये सब तो पहले तय करना चाहिए था। तो ठीक है अक्षण जी, महागठबंधन में आरजेडी का कोई साथ निभाता हुआ नजर नहीं आ रहा, ना तो कांग्रेस, ना तो मुकेश सहनी, ना तो लेफ्ट कोई। और आपको जिस तरीके से सपोर्ट मिलना चाहिए था इस गठबंधन में, वो में नहीं मिला है। आप अपने दम पर जितना कर पाए उतना ही हो पाया बस महागठबंधन का। बिल्कुल सही है, जितना कर पाया उतना ही हुआ। जो अभी भी जो सीट मिल रहा है वो आरजेडी के हिसाब से मिल रहा है। बाकी तो सीट आपको दिख रहा है अभी किसका कितना आ रहा है करके। और बाकी रहा नीतीश जी का। नीतीश जी पहले ही जब इतनी बारिश थी, हवामान खराब था, हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सकता था, लेकिन उन्होंने काफी सारा सभा किया उसी बारिश में, तो वो सब कर गई घर। अक्षण जी को आवाज मिल रही है? आदमी, अक्षर रंजन जी आवाज मिल रही है आपको? बोलता हूँ, नीतीश जी ने 84 सभा किया है और ने 85 सभा किया है। तो इसी में अंतर पता चलता है क्या है क्या नहीं। उस हिसाब से कांग्रेस बड़ी पार्टी होने के नाते, कांग्रेस बड़ी पार्टी होने के बावजूद वो कमाल नहीं दिखा पाई। अमित जी, वही मैं आपसे कह रहा था, महागठबंधन को अगर आप देखें तो जो आरजेडी कर पाई अपने दम पर, बस उतना ही हो पाया जैसा साथ बीजेपी को जेडीयू का मिला। यहां तक कि चिराग पासवान को देखिए, सिर्फ 29 सीटों पर लड़े, 23 सीटों पर वो आ गए। वो कांग्रेस पार्टी से 3-4 गुना बड़ी पार्टी बिहार में बन गए। विशाल जी, आप अगर इस बात को समझने का प्रयास करें कि जो ये मिला है। एक सेकंड शरद जी, एक सेकंड, अमित जी से सवाल है, ठीक। जो राहुल गांधी को जो मेहनत भारत जोड़ो यात्रा, परिवर्तन यात्रा, फिर एसआईआर के मुद्दे पे उन्होंने यात्रा निकाली, सिर्फ यात्राओं को निकालने से आप कांग्रेस को मजबूत नहीं प्रदान कर सकते। बड़ी खबर बता दूं मैं अमित जी, तेजस्वी अब पीछे हो गई अपनी सीट पर। तेजस्वी खुद ही पीछे हो गए हैं। महागठबंधन तो सिर्फ 48 सीटों पर आगे है, तेजस्वी खुद अपनी सीट से पीछे हो गए हैं। अमित जी, ये जो तेजस्वी का जो आप देख रहे हैं, राघोपुर विधानसभा की हम बात करें, चाहे हम महुआ की बात करें, तेज प्रताप यादव की बात करें, ये जो आपसी कलह है
वो दिख रहा है जनता के बीच में जो गए। आप इसको कहीं ना कहीं जोड़ेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव के समय में, जब 2017 में चुनाव हो रहे थे और शिवपाल यादव जो समाजवादी पार्टी से अलग हो गए थे, वो अंतरकलह जो समाजवादी पार्टी को ले डूबी थी, वो अंतरकलह कहीं ना कहीं बिहार चुनाव में आपको देखने को मिल रही है। लोग कह रहे थे कि तेज प्रताप यादव के जाने से जो है तेजस्वी यादव या आरजेडी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो फर्क साफ साफ नजर आ रहा है। जो रील वायरल हो रही थी कि ये हरा गमछा वाला है, जय चंदवा की पार्टी से आया हुआ है, इसको बाहर करो, इसको पकड़ो, वो छोटे छोटे जो मीम्स और रील्स जो वायरल हो रहे थे, आज वो कहीं ना कहीं जनता ने जो रोज दिखाना था, वो प्रकट करना था, जो फूट और जो दरार आई दोनों परिवार के बीच में, उसकी जो कमोबेश अगर आप देखें तो नुकसानदेही जो है आरजेडी को मिल रही है। और हम बात कर रहे थे राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी वाड्रा की जो पार्टी लाइन से लेके वहां तक प्रचार प्रसार तक की हम बात करें, कहीं ना कहीं एक मजबूत चेहरा जो है कांग्रेस का बिहार में ना होना, कन्हैया कुमार को जिस तरह से सामने रखना चाहिए था, जिस तरह से उनको आगे राजनीति का एक चेहरा है, युवा चेहरा था, आगे रखना चाहिए था, कांग्रेस नहीं कर पाई। कहीं ना कहीं तेज प्रताप भी पीछे हैं जिनका आप जिक्र कर रहे थे, और एलजेपी के संजय सिंह वहां पर आगे हैं, छातापुर से नीरज बबलू आगे हैं, तेज प्रताप भी अपने दम पर कोई कमाल नहीं दिखा पाए, अपनी ही सीट पर पीछे हैं। तेज प्रताप यादव की हम बात करें तो जिस तरह से वो लगातार आरजेडी का विरोध कर रहे थे, खुद अपनी ही पार्टी का विरोध कर रहे, जिसमें वो थे, चाहे उनके पिताजी लालू यादव की जो संस्थापक पार्टी है उसका ही विरोध कर रहे थे, जनशक्ति जनता दल नाम से एक संगठन बनाया, और चुनाव के ऐन मौके पे उन्होंने जिस तरह से रणनीति बदली और आरजेडी के जो नेता जो सिटिंग एमएलए थे उनके खिलाफ ही जाके उन्होंने जो प्रचार प्रसार शुरू किया, कहीं ना कहीं यादव वोट जो है खिसक गया, और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है, निश्चित तौर पे वो जेडीयू को मिला है, वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस को, जो मैं बार बार बोल रहा हूं, जो एक चेहरा दिखाना था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और एनडीए के खिलाफ, कांग्रेस कहीं पे भी दिख नहीं रही थी। उसका जो खामियाजा जो है आरजेडी को भुगतने को मिल रहा है, और वो आरजेडी के पक्ष में नहीं गया। ठीक है, अक्षण जी को आवाज मिल रही है? अक्षण रंजन जी, अक्षण जी, आ रही है आपकी आवाज? क्या स्थिति लग रही है रुझानों में तो बड़ी बुरी स्थिति में नजर आ रहा है महागठबंधन। देखिए, रुझानों का ट्रेंड जैसे 2015 में था, 2020 में था, उससे कई इतर नहीं है कि फर्स्ट फेज में जहां तक गिनती चलती है एनडीए आगे रहता है, लेकिन जैसे ही दोपहर होती है, जैसे ही शाम होती है, उसमें महागठबंधन ही इस हर बार की तरह इस बार भी 3 गुने से ज्यादा का फासला हो गया। अब 3 गुने से भी ज्यादा का फासला हो गया है। देखिए 2015 में क्या था, तब 2015 में भाजपा वालों ने तो फर्स्ट फेज में 11-12 बजे तक ही मिठाई बांट लिए थे और पटाखे जला लिए थे। तो ये कोई ट्रेंड उससे अलग नहीं है, ये मनोबल हमारा तोड़ नहीं सकता। हम पूरी तरीके से आश्वस्त है कि बिहार में राजद ही सरकार बना रही है। पिछले उस इलेक्शन में तो और भी हमें पीछे रखा गया था, 40 या 50 सीट ही फर्स्ट। तो यानी कि अक्षण जी, आप मान रहे हैं कि आप चुनाव जीतेंगे, इसका मतलब आप ये भी मान रहे हैं कि कोई वोट चोरी नहीं हुई है? आरजेडी इलेक्शन जीत रही है, लेकिन जो लोग इस कोशिश में लगे हुए हैं कि क्लोज मार्जिन के सीट्स पे हम घपला कर लेंगे डीएम के द्वारा, जैसे 2020 में किया गया था, तो ये तो इस बार बिहार में होने नहीं जा रहा है। वोट चोरी हुई है कि नहीं हुई है? आपको अपनी जीत को लेकर बिल्कुल आश्वस्त है, तो इसका मतलब तो यही है, वोट चोरी नहीं हुई है, तभी आप जीत को लेकर आश्वस्त हैं। जो मैंडेट अगर जो बिहार की जनता ने दिया है, अगर वही मैंडेट आता है, उसका रक्षा करने का काम हमारा एक एक कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के बाहर कर रहा है। 2020 बिहार में रिपीट नहीं होने दिया जाएगा। इस बार इसको लेकर हम सजग हैं। पक्ष रिजल्ट हमारे फेवर में ही रहेगा, ऐसे हम आश्वस्त हैं। अमित जी अमित तिवारी जी, वो माफ कीजिएगा, अमित जी बीजेपी से हमारे साथ हैं। जी अमित पांडे। मेरा बहुत प्यारा सवाल है अक्षण जी से कि अभी कितनी देर के बाद ये गवर्नमेंट बॉडीज और इंस्टीट्यूशन पे सवाल उठाना शुरू करेंगे, पहले ये तय कर लें। क्योंकि अभी इन्होंने कहा कि हम पहले शुरुआती रुझानों से आश्वस्त हैं क्योंकि सब कुछ बदल जाएगा, दोपहर के बाद मंजर कुछ और होगा। ये वैज्ञानिक कल्पना है 3 करोड़ नौकरियों की तरह, या फिर कोई फैक्ट है इसके पीछे? अगर ये ग्राउंड पे घूमे हैं और इनको पकड़ की जानकारी है कि किस तरीके से रुझान बदल सकते हैं, जनता ने क्या मन से वोट किया है, तो फिर ठीक है, मैं भी इनकी बात से थोड़ा बहुत सहमत कर जाऊंगा। लेकिन मिठाई बांटने का इतिहास तो इन लोगों का भी बहुत कमाल का रहा है। झारखंड उठा के देख लें आप, या चाहे कहीं और का उठा के देख लें। नहीं ठीक है, देखिए जो भी रुझानों में आगे होता है वो अपनी तरफ से मिठाई बांटता है, वो खुशी मनाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तो सारी पार्टियां जानती हैं कि पूरा नतीजा आने में भी और 3-4 घंटे लग जाएंगे, शाम हो जाएगी, रात भी हो सकती है। जी, मैं बस इतना कहना चाहूंगा इस रुझान के माध्यम से,
आपके स्क्रीन पे क्लियरली दिख रहा है कि 190 का आंकड़ा छू रहे हैं हमने अनुमान इससे थोड़ा कम लगाया था, और ये साफ साफ जाहिर होता है कि जात पात की दीवार टूटी है और जनता ने आभार व्यक्त करने का एक मौका दिया है। अमित जी, एक और बात तो भी ये है, दीवार नीतीश कुमार की जी। पार्टी को सबसे कमजोर माना जा रहा था। मुख्यमंत्री को लेकर क्या क्या नहीं कहा कि अचेत सीएम है, उन्हें पता नहीं है कि वो मंच पर क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कहां चलते हैं, कहां बैठते हैं। नीतीश जी को तो हटा दिया जाएगा मुख्यमंत्री के पद से, अब बीजेपी जो है उनका ऑल्टरनेटिव ढूंढ रही है। अगर जो रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक तो आपसे भी बड़ी पार्टी बन रहे हैं नीतीश जी की पार्टी। तो देखिए, अगर क्वालिफाइड लोग इस तरीके की बात करते तो मुझे भी थोड़ा सहमति जताने में अच्छा लगता, लेकिन कोई नौवीं फेल पार्टी से आके इस तरीके के सवाल उठाए तो ये सवाल जरूर उठना चाहिए उस पार्टी पे कि भैया आप किसको बरगला रहे हैं। बिहार की जनता जो है ना बहुत समझदार है। एक मुख्यमंत्री के साथ बहुत बड़ा डिप्लॉयमेंट चलता है, मेडिकल की एक टीम होती है, सिक्योरिटी की एक टीम होती है। अगर किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य की कोई भी शिकायत उनके साथ होती तो पहली बात तो उनको यात्राओं से रोका जाता। उनके स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखेगी ना पार्टी। अच्छी खासी फिर चाहे सभाएं वो- की है उन्होंने। तो फिर और सभाएं ही नहीं, बारिश और तूफान को नजरअंदाज करके भी उन्होंने सभाएं की हैं। और ये तो विरोधी भी मानेंगे ना आज की डेट में कि जहां उनके हेलीकॉप्टर की शिकायत की वजह से वो ना पहुंच पाए, वहां भी नीतीश जी पहुंचे, और उसका नतीजा आप सबके सामने है। जनता के बीच रह के उन्होंने काम किया है, सुशासन का एक एग्जाम्पल सेट किया है, और उसी का नतीजा आज हम लोग एंजॉय करेंगे। ठीक, बिहार की जनता को आभार व्यक्त करेंगे। शरद जी, चिराग पासवान के लिए क्या कहेंगे? बड़ी कम सीटों पर लड़े, उसके बावजूद 23 सीटों पर वो आगे हैं। इतना जबरदस्त स्ट्राइक रेट चिराग पासवान का। देखिए, आखिरी रुझान तो अभी तक आया नहीं है, आना बाकी है, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा ये सब नीतीश जी का मतलब कमाल है। नीतीश जी की वजह से ही जो भी साइड में पार्टी है, कल अगर तेजस्वी भी खड़ा रहता था उनके साथ में तभी भी उनको वोट मिलता था, ऐसा हिसाब है। देखा जाएगा तो इनका जो नीतीश जी ने जो काम किया है वो हिसाब से उनका पुराना रिकॉर्ड जितना भी काउंट किया जाए तो ही इज ए वेरी क्लीन पर्सन। देखा जाएगा तो करप्शन का कोई चार्जेस नहीं है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, तो वो हिसाब से लोग भी सोचते हैं ना। और दूसरी बात, लोग सोच रहे थे भाई आखिरी एरा हो सकता है, इनको हम एक चांस इनको लास्ट देते देते जाते जाते इनको दे देना, उम्र भी हो गया उनको, तो उसके बाद लोगों ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया है उनको। बाकी रहा बीजेपी का और चीफ मिनिस्टरशिप नया बदलने का जो काम है, बीजेपी बहुत सोच रही थी, आखिरी तक उन लोगों ने विचार किया कि हमारा पार्टी का वो ज्यादा मतलब मेंबर्स आएंगे चुन के, और हम इस बार तो कम से कम हम बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनाएंगे कर। लेकिन वो कैलकुलेशन रॉन्ग हो, क्योंकि उन्होंने सोच लिया कि नीतीश कुमार जी ने कि मुझे ही चीफ मिनिस्टर बनना, और उन्होंने एक बार कहा भी है बीजेपी के पास कि आप चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर कीजिए मुझे। तो आखिरी तो उन लोगों ने ऐसा ही मतलब लिपापोती करते रहे। क्लियर कट कोई भी नेता, कोई भी स्पोक्स पर्सन बीजेपी का कोई बोला नहीं है कि बीजेपी हमारा जो नीतीश जी हमारा चीफ मिनिस्टर रहेंगे। आखिरी 4 दिन के बाद जब लोगों में टर्नआउट हुआ, पता चला उनको कि वो सभाएं कर रहे हैं, वो डायरेक्टली जा रहे हैं, 270 किलोमीटर का रोड लगा, इतना बारिश में उन्होंने किया, सभा किया, तब पता चला लोगों का ये देखा क्या मत है, तो उनको पता चला। उसके बाद इमीडिएटली बीजेपी का ऑफिस में, जनता पार्टी के ऑफिस में इतना बड़ा ये लगा, बोर्ड लगा नीतीश जी का। तो इसका मतलब क्या है, इतना दिन नहीं लगा था, लेकिन जब उनको पता चला कि लोगों का क्या कहना है, तो उसके बाद इमीडिएटली वो लोगों ने गेम चेंज किया। जैसे जैसे और उन्होंने बोला महागठबंधन ने कि तेजस्वी को सीएम का उम्मीदवार घोषित कर दिया, उसके बाद एनडीए पर जो है थोड़ा सा प्रेशर आया और फिर नीतीश जी को आगे लाकर उनको चेहरा बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आधिकारिक ऐलान तब भी नहीं किया गया। और देखिए अभी भी तेजस्वी पीछे चल रहे हैं अपनी सीट पर, 1500 वोटों से तेजस्वी खुद पीछे चल रहे हैं। अमित तिवारी, देखिए बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है अभी। अगर हम देखें मूलतः जो स्वभाव है, अगर आप 1 बजे के बाद देखेंगे तो बहुत सारी पिक्चर्स क्लियर हो जाएंगी। अभी जो रुझान एनडीए का बढ़ता जा रहा है, 193 हो गया है। एनडीए का आंकड़ा जो है, जो हम लोगों का आकलन था 170 175 कोई एग्जिट पोल भी 190 नहीं दे रहा था। बिल्कुल 170 160 165 के आसपास था, 190 पहुंच गया है। तो बहुत सारी सीटों में अभी भी कांटे की टक्कर रही है, चाहे हम चनपटिया की बात करें, चाहे हम बेगूसराय की बात करें, चाहे हम बहुत सारा जो डूब क्षेत्र पूर्णिया है, अलग अलग जिले हैं जहां पे कांटों की टक्कर आपको देखने को मिलेगी। और मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं है वहां पे, 1500 1000 जो बात रंजन जी कह रहे थे, अच्छा जी,
कि ये हम 2020 को रिपीट नहीं होने देंगे, लेकिन जिस तरह से मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं कि महिलाओं ने जिस तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, चाहे वो युवा की हम बात करें, भले वो बेरोजगारी और अलग अलग मुद्दों में बात करें, नहीं तो हर घर सरकारी नौकरी का क्यों नहीं चला वादा? देखिए, अगर आप जागरूकता के हिसाब से देखें तो जनता पढ़ी लिखी है, हर व्यक्ति को पता है कि हर घर से एक व्यक्ति को नौकरी देना इतनी मतलब एक सामंजस्य बैठाने वाली बात ही नहीं है। राजनीति में अगर कोई चीज सामंजस्य बैठता है तो उस पर चर्चा होती है। ये एक परे था, एक अगर उनका हम विजन जो था वो लोगों ने उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया, उसकी वजह से लोगों ने उनको सीरियस नहीं लिया, क्योंकि हर घर नौकरी देना संभव नहीं है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट की भी बात करें, उसके बाद भी सरकारी नौकरियां इतनी है ही नहीं कि आपको 3 करोड़ नौकरियां आप दे पाएं पूरे बिहार में। तो ये एक समझ से परे था। जनता ने इसको समझा कि ये एक ऐसी बयानबाजी है जिसको धरातल पे लागू करना असंभव है। तो उसके साथ अगर आप देखें कि सत्ता में जो सत्ताधारी दल है और जो कमिटमेंट कर रहा है, जिसने 10,000 रुपए दे दिए हैं और आगे देने की बात कर रहा है, सेंट्रल में इनकी गवर्नमेंट है, तो विश्वास किस पे किया जाएगा? अगर इनको मान लो हम दे भी देते हैं चुनाव में, अगर हम पूर्ण बहुमत के साथ लाते भी हैं, तो बीजेपी सेंट्रल में बैठी हुई है, जाहिर सी बात है वो सपोर्ट और साथ नहीं मिल पाएगा जो बिहार को चाहिए हमें, तो पैसा कहाँ से लाएंगे? तो ये बात भी जनता अच्छे तरीके से समझती है कि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर इनका कोई चेहरा नहीं होगा तो जो ये वादे कर रहे हैं, ये वादे धरातल पे लागू नहीं होंगे। इस वजह से भी आरजेडी के साथ लोग नहीं जुड़ पाए, और युवा बिल्कुल जुड़ा। थोड़े आपको रील्स में अच्छा लगता है बोलना कि हम जुड़ रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन ग्राउंड पर रियलिटी पे जब जिस तरह से लोग जब एग्जिट पोल आया था उसके बाद भी बहुत सारे पत्रकार महोदय गए थे, ग्राउंड पे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जो है वो सही है। तो जाहिर सी बात है नीतीश सबके लिए सही थे, चाहे शराबबंदी से बात करें, चाहे महिलाओं ने जिस तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उसमें शराबबंदी का भी एक मुद्दा था। कई सारी पार्टियां, चाहे जनस्वराज की बात करें, चाहे आरजेडी की बात करें, कहीं ना कहीं वो कह रही थी कि हम शराब नीति को जो बंद हुई है उसको हम लागू करें, आप दोबारा से जो है हटाएंगे यहाँ से, और शराब जो है आपको मिलने लगेगी। तो गांधी जयंती के दिन जो जनस्वराज पार्टी ने जो एक ये घोषणा की थी, वो कहीं ना कहीं उसको भी डेंट लगा जनस्वराज को। कुछ भी नहीं हो पाया। प्रशांत किशोर कहाँ है? अभी तो दिख ही नहीं रहा कुछ भी। लेकिन मैं इस बात को विशाल जी आपसे कहूंगा कि इतना बड़ा जो जनसैलाब आया वोट परसेंटेज में, बदलाव जो आया बिहार की राजनीति में, इसमें कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने बढ़ चढ़कर लोगों को जागरूक किया है, और गांव-गांव जाकर जिस तरह से उन्होंने मंचन किया है, चाहे रोजगार की बात करें, पहली बार बिहार में ऐसी था कि सत्ताधारी दल भी जो है बिहार में इस चीज़ को समझ रहा था। इस चीज़ के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रहे हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता रहे हों, उन्होंने इस पे बात करने की जिम्मेदारी उठाई, और इस पे जो है बयानबाजी भी हुई। मीडिया के बंधुओं ने किस तरह से इस मुद्दे को उठाया है, और कहीं ना कहीं जन जन तक ये मुद्दा पहुंचा है। और सूरत बदलनी चाहिए, चाहे वो भाजपा बदले, चाहे वो आरजेडी बदले, चाहे कांग्रेस बदले। अगर ये मुद्दे आए हैं चुनाव में तो जाहिर सी बात है उसका जो क्रेडिट है मैं पूर्णतः प्रशांत किशोर को देना चाहूंगा। अक्षर रंजन जी, क्या ये हर घर सरकारी नौकरी का वादा प्रैक्टिकल नहीं था और इसीलिए ये स्थिति है कि अभी मैं मानता हूं कि अभी गिनती पूरी नहीं हुई है, लेकिन शुरुआती रुझानों में भी अगर तेजस्वी पीछे हैं तो चिंता की बात तो है महागठबंधन के लिए। देखिए, कोई भी कंक्लूजन पे हम लोग उस पॉइंट पे नहीं पहुंचे हैं कि अभी कोई भी कंक्लूजन इन रुझानों को देख के निकाल लिया जाए। अभी बहुत सारी गिनती बाकी है, तो अभी ही किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाना कि ये वादा करना सार्थक नहीं रहा या ये करना सार्थक रहा, इंतजार करिए। 2-3 घंटे में फाइनल रिजल्ट आप सबके हमारे सामने होंगे, उस पर एनालिसिस किया जाएगा, उस पर चर्चा की जाएगी। अभी भी हम लोग एकदम स्पष्ट है कि राजद नतीजे हमारे पक्ष में ही पलटेंगे, क्योंकि देखिए जैसे ही हम गिनती करते हैं तो अभी किसी पर्टिकुलर क्षेत्र का बक्सा खुल रहा है, उस हिसाब से वहां एनडीए की बढ़त होगी तो वो दिखाया जा रहा है इनिशियल रुझानों में। अभी तो बहुत राउंड की गिनती बाकी है, जैसे जैसे शाम ढलेगा और वाइडर पिक्चर क्लियर होगी, उसमें हम क्लैरिफाई कर पाएंगे कि जनता ने किनके वादों पे मुहर लगाया है और किनको सौंप रही है जनता। लेकिन जो आपके जो साथी दल है महागठबंधन के, वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे, कोई दहाई का भी आंकड़ा पार करता नजर नहीं आ रहा। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल समय नहीं हुआ, 8 बजे वोटों की गिनती शुरू हुई थी, 11:30 बज रहे हैं। आपके साथी दलों की स्थिति तो बहुत ही ज्यादा खराब है। वो लोग भी इंप्रूव करेंगे अपनी टैली ऑफ सीट्स में, और हम लोग मिलकर ही बिहार में एक मजबूत सरकार का गठन करने वाले